हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे राजनीतिक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो एक छुपी हुई गुत्थी है, छुपा हुआ रहस्य है और जिसके ऊपर से लोग आर पार तो चले जाते हैं लेकिन उस पर चर्चा नहीं करते या देख नहीं पाते। मैं कई महीनों से इस पर ध्यान जब दे रहा हूं तो मुझे कुछ चीज दिखाई दी है। दोस्तों, क्या कारण है कि भारत में दलित नेतृत्व को राजनीति में स्वीकार नहीं किया जाता? दलित नेतृत्व, क्या कारण है कि दलित नेतृत्व की केवल एकमात्र पार्टी बीएसपी महज एक बार ही पूर्ण बहुमत में आ पाई है? और यदि उसके उस पूर्ण बहुमत के कार्यकाल को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश राज्य में कभी उसको 25% भी सीट नहीं मिली है। उसे अधिकतम 87 सीट मिली थी, 87। वह अभी कब, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीट थी। 25% सीट पाने के लिए 100 सीट होनी चाहिए, उससे कम। और शेष अगर अन्य राज्यों की बात करें तो मायावती जी को छोड़ करके कहीं भी दलित नेतृत्व प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुंच पाया है। आज जबकि उत्तर प्रदेश में पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का नारा बहुत बुलंदी पर है और इस नारे को गढ़ने वाले तमाम बुद्धिजीवी पीडीए को एक करने के लिए कमेरा कह करके सवर्णों के खिलाफ से सबको लामबंद कर रहे हैं, तो मैं बहुत बारीक दृष्टि से देख रहा हूं कि जनता की जो ये लामबंदी कर रहे हैं वो किसके नेतृत्व में कर रहे हैं। क्या वहां पर दलित को नेतृत्व देने की भी बात हो रही है या कि दलित को वोट बैंक बनाकर अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करने के लिए कमेरा शब्द का नाम गढ़ा जा रहा है? दोस्तों, कमेरा शब्द पर ही पहले चर्चा कर लेते हैं। हमारे यहां खेत है और इस तरह से हमारे पिताजी कृषक, और खेत में कार्य करने वाला मजदूर, श्रमिक, चाहे कोई बुद्धिजीवी किसी भी आधार पर इन दोनों को एक करे और यह कह दे कि एक कृषि कर रहा है और एक श्रमिक है, दोनों काम कर रहे हैं इसलिए कमेरा है। लेकिन क्या ये दोनों कमेरा एक है? जी नहीं। अगर श्रमिक को खेत दे दिया जाएगा, श्रमिक के जीवन में तरक्की ला दी जाएगी, तो इससे कृषक का वह कार्य करना बंद कर देगा। अगर श्रमिक के बेटे की नौकरी लग जाएगी या उसके पास अपना खुद का खेत हो जाएगा, तो क्या वह श्रमिक कमेरा होने के नाते कृषक के खेत में आकर काम करेगा? नहीं करेगा। तो कृषक के लिए यह जरूरी है कि जो श्रमिक वर्ग है वो श्रमिक ही बनकर रहे। यानी कमेरा कह करके जो दोनों को एक में ढका जा रहा है वो बड़ी चालाकी है, बड़ी बारीक चालाकी है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अब तक दलित नेतृत्व कभी सत्ता में नहीं आ पाया? मैं फिर से कह रहा हूं कि मायावती जी के एक पूर्ण बहुमत के कार्यकाल को अभी आप छोड़ दीजिए। जरा पीछे चलिए दोस्तों, जब 89 के बाद उठापटक शुरू होती है देश में, अभी लोकसभा चुनाव नहीं हुआ है, जिस समय राजीव गांधी सत्ता में थे उस समय दो तरह के संघर्ष चल रहे थे। आप जानते हैं कि संविधान लागू होने के समय से ही एससी और एसटी का आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन कांसी राम जी कांग्रेस को सांपनाथ कह करके समाज को कांग्रेस से दूर कर रहे थे। दूसरी तरफ ओबीसी के जो ताकतवर जातियां हैं ये कभी भी कांग्रेस के समर्थन में नहीं हुआ करती थी, और इस नाते इसके नेता, इस समाज के नेता खुल करके ओबीसी आरक्षण को लागू करने की बात करते हुए बीपी सिंह के साथ लामबंद हो चुके थे। चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं। कांग्रेस ने दलित समाज को साधने के लिए एक काम किया था 1989 में, लोकसभा चुनाव के पहले बहुत बड़ा काम किया था। वह कार्य था एससी एसटी कानून के पारित करने का।
जी हां, वो एक ऐसा कानून पास किया था कांग्रेस ने, और अभी भी लागू है, जो एससी एसटी को संरक्षण देता है शेष पूरे समाज के खिलाफ। न केवल ब्राह्मण के खिलाफ लागू होगा, क्षत्रिय के खिलाफ लागू होगा, वैश्य के खिलाफ लागू होगा, बल्कि ओबीसी समाज की कहे जाने वाली जातियों के अत्याचार पर भी संरक्षण देगा, मुस्लिम समाज के द्वारा किए जा रहे अत्याचार पर भी संरक्षण देगा। यानी ये एससी एसटी एक्ट केवल और केवल दलित और आदिवासी समाज के पक्ष में कांग्रेस ने पारित किया था। यह सच है कि उनकी दशा दयनीय थी तो पारित किया गया था अधिनियम, लेकिन यह भी सच है कि इस तरह के कानून जब सरकारें चुनाव के पहले बनाती हैं तो ये सोचकर बनाती हैं कि इसका उनको चुनाव में लाभ मिलेगा। थोड़ा बहुत लाभ मिला भी होगा, लेकिन ओबीसी का जो मुख्य तबका है, जो ऊपर का तबका है, जो चार मजबूत जातियां हैं, उनमें से मजबूत कुछ जातियां उस समय बीपी सिंह के साथ चली गई, और इस नाते कांग्रेस को बीपी सिंह कमजोर करने, पीछे धकेलने में कामयाब हो गए। यानी कि दलित समाज कांग्रेस के साथ तो नहीं रहा, लेकिन ओबीसी समाज के बीपी सिंह के साथ चले जाने से कांग्रेस चली गई, और इधर दलित नेतृत्व भी नहीं उभर पाया। फिर आइए आगे चलिए। सबसे पहले तो 1990 में जब बिहार में चुनाव हुआ और वहां सरकार बदल रही थी, जनता दल की सरकार बननी थी, तो बीपी सिंह के पसंदीदा विधायक थे, जो पूर्व मंत्री भी रहे थे, राम सुंदर दास, जो दलित समाज से आने वाले नेता थे। बीपी सिंह ने उनको अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया। इसके अलावा दो और लोग उम्मीदवार बने, लालू प्रसाद यादव जी और रघुनाथ झा जी। रघुनाथ झा को केवल 12 वोट मिले थे। नीतीश कुमार जी ने लालू यादव का खुलकर साथ दिया और जमकर इनके पक्ष में ओबीसी विधायकों की लामबंदी की। परिणाम यह हुआ कि जनता दल के शेष विधायकों में से 59 विधायकों ने लालू प्रसाद यादव को अपना नेता चुना, लेकिन इतना के बावजूद भी बीपी सिंह के साथ खड़े होने के कारण से और राम सुंदर दास की अपनी जो छवि थी, वे भी 56 वोट पाने में कामयाब हो गए। 56 विधायकों ने उनको अपना नेता माना, लेकिन क्योंकि 3 वोट से लालू प्रसाद यादव जी आगे थे और इसलिए ये मुख्यमंत्री बन गए। इनके मुख्यमंत्री बनने पर राम सुंदर दास जी का क्या हुआ, यह आप गूगल पर देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। और बाद में बीपी सिंह का भी क्या हो गया, यह भी समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन इसी बीच मैं कहता हूं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो डॉक्टर अंबेडकर से तुलना करना तो बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम के बाद अगर कोई बड़ा दलित चेहरा दिखाई देता है, विद्वान, तार्किक, तेज तर्रार, तो वो रामविलास पासवान जी रहे। ये लगातार लालू प्रसाद यादव जी के साथ रहे, लेकिन वर्ष 2000 तक आते आते इनको लगा कि इन्हें कहीं कोई नेतृत्व तो नहीं दिया जाएगा। इन्होंने वर्ष 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी बनाई और 2005 में कांग्रेस ने इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा। किसने लड़ा? कांग्रेस। कांग्रेस को क्या मानते हैं? सवर्णों की पार्टी। कांग्रेस ने किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा? रामविलास पासवान जी के साथ। परिणाम क्या हुआ कि एक तरफ रामविलास पासवान धन कांग्रेस, एक तरफ लालू प्रसाद यादव धन कम्युनिस्ट और एक तरफ नीतीश कुमार धन बीजेपी। 3 खेमे में जो विधायकों की संख्या आई, तीनों में से किसी की ऐसी स्थिति नहीं थी कि रामविलास पासवान जी को यदि न मिलाए तो भी सरकार बना ले। या तो ये दोनों आपस में मिल जाते तो सरकार बनती, या ये किसी न किसी से मिलते तब सरकार बनती। रामविलास पासवान जी को लगा कि अच्छा मौका है कि दोनों में से कोई न कोई उनको समर्थन दे देंगे। दोस्तों, दोनों में से किसी ने उनको समर्थन नहीं दिया। जब आज पीडीए का नारा लग रहा है तो जरा इतिहास खंगालना है, क्योंकि हम लोग जो किताबें पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, चाहे भाजपा वाले और चाहे मनुवाद और ब्राह्मणवाद के नाम पर सवर्णों का विरोध करने वाले, यानी चाहे मुस्लिम विरोधी बुद्धिजीवी और चाहे सवर्ण विरोधी बुद्धिजीवी, ये जरा हाल का इतिहास पढ़ें जो आजादी के बाद, संविधान के लागू होने के बाद का घटा है सब। क्योंकि उस पर चर्चा किए बिना राजनीति की गुत्थी को समझ लेना और सुलझाने की बात कर देना बेमानी है। कुछ न कुछ छिपाना है।
तो रामविलास पासवान जी को कांग्रेस ने साथ दिया, ये उतनी संख्या में विधायक पा गए कि बिना इनके न ये मुख्यमंत्री बन सकते थे, न ये बन सकते थे। लेकिन ये दोनों लोग एक दूसरे के तो उस समय तक आमने सामने के दुश्मन बन चुके थे। ये इन दोनों के मित्र थे, लेकिन दोनों में से किसी ने इनको समर्थन नहीं दिया। तुलना करिएगा, उत्तर प्रदेश में मायावती जी को बीजेपी ने समर्थन दे दिया था, और अगर नहीं देती तो जो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है उसमें 1 बार कही जाती, 3 बार बीजेपी ने बनाया। जिन 3 बार बीजेपी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया, उनमें 2 बार उनकी सीटें 70 से कम थी। 70 से बहुमत के लिए चाहिए 202, 213 उस समय चाहिए होती थी, और 1 बार 90 से कम थी। लेकिन देखिए दोस्तों, यहां न तो इन्होंने साथ दिया, न इन्होंने साथ दिया। क्या इसको केवल एक नेता का दूसरे नेता का साथ न दिया जाना कहा जाए, या यह माना जाए कि ओबीसी समाज दलित समाज का नेतृत्व स्वीकार नहीं करता है? वो अपने नेतृत्व में अपने पीछे तो जोड़ सकता है, लेकिन वो कभी नेतृत्व स्वीकार नहीं करता है। बाद में जब नीतीश कुमार जी 2014 में नरेंद्र मोदी के चुनाव जीत जाने पर अपने द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पद छोड़ते हैं। उन्होंने 2013 के समय पर कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे तो मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इन्होंने इस्तीफा तो दिया, अपनी जगह पर इन्होंने अति दलित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनके कार्य से, इनके क्रियाकलाप से और आज तक के इनके आचरण से कहीं भी नहीं दिखाई देता कि ये जीतन राम मांझी के नेतृत्व को स्वीकार किए हैं। और एक किस तरह के कठपुतली मुख्यमंत्री रहे होंगे कि आज भी ये सदन में इनको अपमानित करने वाली भाषा में संबोधित कर देते हैं, और इस पर पूरा सदन मौन रहता है। अंत में इनके पास जगह कहां बची? बीजेपी का सहयोगी बनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। वहां सम्मानपूर्वक संबोधन और आदर। यही स्थिति रामविलास पासवान जी की हुई कि कांग्रेस के समर्थन से जब इनको ज्यादा सीटें मिल गई थी, तब भी इन दोनों में से किसी ने इनका साथ नहीं दिया। जब सुनने में आया कि नीतीश कुमार जी इनके विधायकों को तोड़ रहे हैं, तब रामविलास पासवान जी के अनुरोध पर तत्कालीन गवर्नर ने नए चुनाव की घोषणा कर दी। नए चुनाव की घोषणा कर दी, मैं कह रहा हूं। आप कहेंगे विधानसभा भंग तो की होगी। जी नहीं, उस बार तो विधानसभा में विधायकों ने शपथ ही नहीं ली थी। तो एक बार वो ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें चुने गए विधायक विधायक नहीं कहे जाते, उनको पेंशन भी नहीं मिलती, क्योंकि जब तक विधायक शपथ नहीं लेता है तब तक विधायक नहीं कहा जाता है। क्योंकि केंद्र में उसमें मनमोहन सिंह की सरकार थी। रामविलास पासवान जी कांग्रेस के सहयोग से ही चुनाव लड़े थे, तो कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार से के गवर्नर ने उनकी बात मानते हुए नए चुनाव की घोषणा कर दी। और नए चुनाव का हश्र यह हुआ कि 2005 के आखिरी में जो दोबारा चुनाव हुआ, उसमें नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मिलकर पूर्ण बहुमत में आ गए, और सीटें किसकी घटी? रामविलास पासवान जी की। यानी इस वोट से क्या साबित हुआ कि भारत का समाज दलित नेतृत्व को उस तरह नहीं स्वीकार करता है जितनी सहजता से वो ओबीसी नेतृत्व को स्वीकार कर लेता है। दोस्तों, ये मेरा मूल्यांकन अगर गलत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाद में चूंकि ये स्वतंत्र हो चुके थे, तो कभी यूपीए सरकार में तो कभी एनडीए सरकार में रहते रहे। इसका इनको फायदा भी मिला अलग हो जाने का, कि हमेशा ये मंत्री बने के रहते थे। लेकिन मंत्री कौन बनाया? कांग्रेस और भाजपा ने। इनकी स्वतंत्र पार्टी के बावजूद भी इनको मंत्री बनाकर रखा। और आज भी चिराग पासवान इसीलिए वहां पर हैं। अब अगली बात आइए आप उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी 1996 में नरसिम्हा राव यानी कांग्रेस ने बीएसपी यानी मायावती से गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ा था। रामविलास पासवान जी तो तब भी अपनी स्थिति समझ गए थे, और इसीलिए तुलनात्मक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, अपने राजनीतिक रूप से ये अपने जीवन के अंतिम क्षण तक सफल कहे जाते हैं। लेकिन मायावती जी, जो पार्टियां, जो समाज उनको समर्थन देकर के बैठाता था, उसी समाज के खिलाफ अपने कोर वोटर में नफरत भर रही थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनका जो कोर मतदाता वर्ग है आज भी वो सवर्ण समाज को केवल गाली देता है। उसको यह समझ में नहीं आता कि जब तुम एक तरफ यह कहते हो कि इनकी संख्या 10% है, 15% है, 3% है,
और बहुजन की संख्या 85% है, तो बहुजन समाज पार्टी की सीटें कम क्यों रहती हैं? कौन है जो वोट नहीं देता है? तो जब इसका इतिहास मैंने खंगाला तो मैंने पाया कि सपा और बसपा में गठबंधन तो हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी बने थे, बसपा का मुख्यमंत्री नहीं बना था। ठीक है, इस कारण से बने होंगे कि उनकी सीट ज्यादा थी, लेकिन अगर कभी मौका मिला तो बना भी दिए होते, नहीं बनाया गया। फिर मैंने देखा कि जैसे ही पार्टी आगे बढ़ती है, सोनेलाल पटेल जी अलग हो जाते हैं, वो अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। फिर कुछ दिन बाद मैं देखता हूं कि ओम प्रकाश राजभर अलग हो जाते हैं, वो अपनी पार्टी बना लेते हैं। क्यों ये लोग अलग हो रहे थे? क्योंकि दलित नेतृत्व के पीछे खड़ा होना संभव नहीं है। जब तक वहां से अलग नहीं हटेंगे तब तक इनके समाज में इनको पहचान नहीं मिलेगी। और यही कारण रहा कि आज ओबीसी समाज वहां से पूरी तरह से हट गया, और उसके हट जाने के बाद बीएसपी एकदम से धड़ाम हो गई। और भी बहुत से कारण होंगे। अगली बात पर चलता हूं दोस्तों, कि दलित नेतृत्व को आगे बढ़ने के लिए पीछे सहारा किसका चाहिए? वोटर्स का। इस देश प्रदेश में केवल दो ही तो मतदाता वर्ग है, एक है मुसलमान, दूसरा सवर्ण। शेष तो सबकी अपनी पार्टियां हैं। अब सवाल यह बनता है कि सवर्ण किसका साथ दे? तो अगर हम कांग्रेस के 1989 के निर्णय पर चलें और बीपीसी के 1989 के निर्णय पर चलें, तो सवर्ण समाज का जो राजनीतिक धड़ा ओबीसी को अपने साथ लिया वो मजबूत हो गया, और जिस धड़े ने दलित समाज को अपने साथ लेने के लिए प्रयास किया वो पीछे चला गया। क्यों पीछे गया? क्योंकि दलित समाज में चेतना का वह प्रसार न होने से, जैसे ही उनमें से एक नेता खड़ा होकर के सवर्ण समाज को उनका शोषक बता दिया, उस समाज ने दिमाग में ऐसा बैठा लिया कि अब चाहे वह पार्टी कुछ भी उस समाज के लिए करे, वह समाज मानता ही नहीं है। आज भी बहुत से लोग ये मानते ही नहीं होंगे या जानते नहीं रहे होंगे कि एससी एसटी एक्ट कांग्रेस ने पास किया था, प्रमोशन में आरक्षण कांग्रेस ने पास किया, भाजपा ने अधिक किया था। लेकिन नहीं, उनका एक तरह से वो विरोध का ढांचा बन गया दिमाग में, उनको विरोध करना है। और जब किसी भी पार्टी का जो बेस वोट है, अगर वही किसी दूसरे समाज से नफरत करेगा तो कभी इन दोनों में गठबंधन की राजनीति हो ही नहीं पाएगी, होकर भी देर तक दूर तक नहीं चल पाएगी। आप देखिए कि जो राजनीति नीतीश कुमार के साथ भाजपा कर पा रही है, क्या वह राजनीति मायावती जी के साथ भाजपा कर पाई? नीतीश जी को बीजेपी ने बाद में मुख्यमंत्री बनाया, इनसे 10 साल पहले मायावती जी को 1995 में मुख्यमंत्री बना दिया था। तो दलित समाज के नेताओं की भी एक खामी है कि उनके दिमाग में एक चीज भरी है, सवर्ण विरोध। वो इधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि आप जिस सवर्ण का विरोध कर रहे हैं, जब उसका वैक्यूम क्लियर होगा, और अगर आपके साथ जाने पर भी आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वोट बैंक के रूप में भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर आप की लड़ाई ओबीसी समाज से होगी। और ओबीसी समाज और दलित समाज में मैं अपने मुंह से क्या कहूं, गांव गांव की सच्चाई जानते हैं आप। मैं अपने मुंह से क्या कहूं, आप संविधान को देख लीजिए कि ये दोनों समाज ऊपर नीचे है। इनमें एक कृषक वर्ग है तो दूसरा श्रमिक वर्ग है। तो ऐसे में इस समाज के नेतृत्व को ये नहीं स्वीकार करेगा, और ये इस समाज को तो हमेशा नफरत के ही निगाह से देख रहा है, सवर्ण समाज को, तो इनके पास वोट के रूप में कौन होगा? इसलिए सड़कों पर हमेशा कौन दिखता है? दलित समाज। लेकिन सदन में दलित समाज नहीं दिखता, और सदन में जो नेता दिखते हैं वो बोलते नहीं है, क्योंकि अगर वहां बोलेंगे तो फिर सदन में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जब कभी पीडीए की बात हो तो यह जरूर देखा जाए कि नेतृत्व किसके हाथ में है। दोस्तों, बिहार में सन 89 से 36 वर्षों से 35 वर्षों से किसकी सत्ता है? ओबीसी की सत्ता है। अब तो तुलना होनी चाहिए ना कि वहां एससी एसटी समाज का कितना विकास हो गया, वहां कौन कौन सा दलित नेतृत्व पैदा हुआ और ओबीसी समाज ने उसको नेता स्वीकारा। यदि स्वीकारा तो क्या मजबूरी है कि जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, इन सबको जो है सवर्ण समाज के वोट बैंक वाली पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ रहा है।
कल्पना करिए कि बीजेपी से गठबंधन अगर हट जाए इन लोगों का और किसी अन्य पार्टी से भी नो हो, तब ये लोग कहां जाएंगे? तो इस बात की तरफ जरूर ध्यान देना है कि एक तरफ जहां यूपी में मायावती जी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, उसके ठीक 10 साल बाद बीजेपी को समझ में आ गया था कि दलित नेता पर दांव लगाना ठीक नहीं है। बिहार में उन्होंने एक ओबीसी नेता पर दांव लगाया और आज तक सफलतापूर्वक 20 वर्षों से शासन चल रहा है। कारण क्या है? चाहे जो कुछ भी हो जाए, इनके समाज के अपने लोग और इनकी वजह से आज पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार जी के साथ है, पूरा सवर्ण समाज इनके साथ है। इतने से बंपर चुनाव जीत जाता है गठबंधन। यदि यही काम मायावती जी की होती तो जैसे नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि अगर बीजेपी के साथ मायावती जी भी गठबंधन करके चुनाव लड़ी होती तो 1995 से आज तक वो मुख्यमंत्री रहती। इसलिए जब पीडीए की बात हो, जब कमेरा की बात हो, तो यह देखा जाए कि बात करने के बाद नेतृत्व किसको दिया जा रहा है और कितने हद तक दिया जा रहा है। भाजपा ने भी अपनी रणनीति बदली और फिर यूपी में कल्याण सिंह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, गुजरात में नरेंद्र मोदी, ये सब के सब एक समय के ओबीसी नेता हैं। बाद में मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, नेतृत्व दिया, जबकि वहां उसको गठबंधन की कोई मजबूरी भी नहीं। तो इसलिए जब कभी अब पीडीए जैसे फार्मूले की बात हो तो इस बात पर भी जरूर गौर किया जाए कि इसका नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा। बिना इस पर बात किए समझिए कि दो गड्ढों को ऊपर से चद्दर रख करके एक बराबर दिखाने जैसा है। सवर्ण समाज अगर यहां है तो ओबीसी समाज यहां है, लेकिन दलित समाज यहां है। अगर इनसे इनके साथ अन्याय हुआ और इतना दूरी है तो इनके साथ ये भी तो बराबरी पर नहीं है। इनको उठाने की जिम्मेदारी इस पर अगर है तो इस पर क्यों नहीं है? बहुजन की राजनीति तभी सफल मानी जाएगी जब नेतृत्व उसके हाथ में दिया जाए जो सबसे नीचे है, और नहीं तो ये बीच वाले जब नारा लगाते हैं अपने ऊपर वालों के खिलाफ, तो ये मान लीजिए कि ये नारा केवल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र में इनके पास कम वोट है, इनके पास ज्यादा वोट है, तो इनका वोट पाने का इरादा है। अन्यथा राजतंत्र जब था तो ठीक है कि कर्मकांड की किताबें ब्राह्मणों ने लिखी और उन किताबों के अनुसार यह अछूत वर्ग था, उन किताबों के अनुसार यह संपत्ति विहीन वर्ग था। लेकिन अछूत और संपत्ति विहीन होने के कारण से ही तो वह बिना किसी प्रतिरोध के इनके खेतों में काम करता था। अगर उसके पास साधन होता तो खेतों में काम नहीं करता, और यदि वह अछूत नहीं सामान्य होता तो कभी स्वाभिमान से टकरा जाता। तो इस परंपरा का लाभ किसने लिया? सदियों तक इस परंपरा का लाभ किसने लिया है? यह लाभ बीच की इन जातियों ने लिया। यही कारण है कि 90 तक क्या भी आज तक आप ब्राह्मण परिवारों में, ब्राह्मण बुद्धिजीवियों में डॉक्टर अंबेडकर की स्वीकार्यता देखेंगे, लेकिन इस समाज में बहुत कम पाएंगे। ये यहां जा रहे हैं तो मोटे तौर पर अगर जातीय हिसाब से जा रहे हैं, तो अगर सवर्णों को गाली देकर जा रहे हैं तो शेष तो कोई कहीं भी जा सकता है, किसी के साथ भी खड़ा हो सकता है। तो केवल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब जो संविधान लागू है उसमें इनके साथ दिखना नुकसानदायक है और इनको अपने साथ ले लेना फायदेमंद है। पहले क्या था? इनको केवल सम्मान दे दो, प्रणाम कर दो, पंडित जी खुश। और पंडित जी इस व्यवस्था को संचालित करते थे तो कहेंगे नहीं नहीं वो अछूत है, तुम कैसे संपत्ति रखोगे? तो संपत्ति जाएगी किसके पास? उसके पास जाएगी जो संपत्ति से कार्य करेगा। तो यही कारण रहा है कि इन दोनों समाजों में बहुत ऊपर नीचे का भेद दिखता है, सदियों के आधार पर देखें तो। और इसलिए अगर इस भेद को दूर करने की कोई बात करके राजनीति कर रहा है, सिर्फ तो बहुत से मुद्दे हैं राजनीति के, हर कोई राजनीति पे अपने मुद्दा लेकर आ सकता है, लेकिन यदि इसको दूर करने के नाम पर कोई ध्रुवीकरण कर रहा है तो उसको तब तक आप ईमानदार मत मानिए जब तक कि इसके हाथ में नेतृत्व देने की बात न कर रहा हो। यह जान लीजिए कि वो पुरानी परंपराओं का तो लाभ उठा लिया है, अब संविधान में, लोकतंत्र में वोट का लाभ लेने के लिए, यहां से नजदीकी दिखाने के लिए इधर गाली दे रहा है। वास्तव में
उसको अपनी जगह की चिंता है। और यही बात जब बीजेपी को समझ में आ गई कि ओबीसी समाज दलित समाज को वोट नहीं देगा, तो बीजेपी ने ओबीसी नेतृत्व को आगे किया और वह हर जगह सत्ता में आ गई, जबकि कांग्रेस दलित के भरोसे बैठी रही और वो पीछे चलती चली गई। यह बहुत बड़ा फर्क है। उम्मीद करता हूं कि मैंने राजनीति के एक ऐसे चादर को उठाया है जिसके नीचे के गड्ढे हमको उस चादर से ढके होने के कारण नहीं दिखाई देते। मेरी बात न तो यह पूर्ण हो सकती है, न अंतिम हो सकती है, न यह अंतिम सत्य हो सकती है। इसलिए आप खूब आलोचना करिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बस एक ही निवेदन है कि हम सब संविधान के विद्यार्थी हैं, तो संयत भाषा में बोलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय संविधान।